नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की किताब पर बात करने वाले हैं। सुन त्जू की द आर्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध कला। हाँ, बिल्कुल। और ये नाम सुनकर लगता है कि सिर्फ लड़ाई की बात होगी, पर ऐसा है नहीं। सही। हमारे पास इसका एक अच्छा सारांश है और हम यही देखने वाले हैं कि 5वीं सदी ईसा पूर्व चीन में लिखी गई ये बातें आज भी इतनी अहम क्यों हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सैनिकों या राजाओं के लिए ही नहीं ऐसा लगता है। इसकी जो गहराई है वो रणनीति, लीडरशिप, अनुशासन और यहाँ तक कि बिना लड़े जीतने की कला, इस सब तक जाती है। हाँ, वो सुन त्जू का मशहूर कथन है ना। वही, महानतम विजय वो है जिसके लिए कोई युद्ध आवश्यक नहीं है। कमाल है। तो इसी सोच से शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो सुन त्जू कहते हैं कि सारी युद्ध कला धोखे पर आधारित है। हाँ। इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ झूठ बोलना? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की बात है। दुश्मन जो सोच रहा है उसको पलट देना, हाँ। उसे कंफ्यूज करना। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अचानक किसी ऐसे मार्केट में आ जाए जिसकी किसी को उम्मीद ही ना थी, सबको चौंका दे। हाँ हाँ। तो ये वो वाला धोखा है, अपनी असली ताकत, अपना असली इरादा उसको छिपाना। जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि दिमाग से, तैयारी से, सही वक्त चुनने से और खुद को और दुश्मन को जानने से। और तैयारी पर तो पूरा पहला चैप्टर ही है योजना बनाना। मतलब युद्ध से बहुत पहले सोचना, हिसाब लगाना, विश्लेषण करना। बिल्कुल। वो कहावत भी है ना उसमें, स्वयं को और अपने शत्रु को जानो तो 100 लड़ाइयों में भी पराजित नहीं होगे। सही। ये सिर्फ दुश्मन को जानना नहीं हुआ, फिर अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, और इसी सोच को वो आगे ले जाते हैं। कहते हैं कि दुश्मन की फौज को मैदान में हराने से अच्छा है कि उसकी लड़ने की इच्छा ही खत्म कर दो। इच्छा खत्म कर दो? कैसे? इसे वो कहते हैं धूर्तता से हमला, अटैक बाय स्ट्रैटेजम। मतलब सीधी टक्कर लेने से बचो। हो सकता है उसकी सप्लाई लाइन काट दो या उसके जो साथी हैं उन्हें अपनी तरफ कर लो। अच्छा, मतलब इनडायरेक्ट तरीका। हाँ बिल्कुल। जैसा कहा गया है, बिना लड़े दुश्मन के प्रतिरोध को तोड़ना ही सर्वोच्च उत्कृष्टता है। यह असल में लड़ाई टालने की रणनीति है। ये तो काफी दिलचस्प है। फिर एक और सिद्धांत आता है कमजोर और मजबूत बिंदु का, वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये तो लचीलेपन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है ना। सही पकड़ा। इसका मतलब है कि देखो दुश्मन कहाँ तैयार नहीं है, बस वहीं चोट करो। जहां उसे उम्मीद ना हो वहीं पहुंच जाओ। बिल्कुल। जैसे आजकल कोई छोटा सा स्टार्टअप होता है ना, वो अपनी तेजी और लचीलेपन से किसी बड़ी थोड़ी सुस्त कंपनी को टक्कर दे देता है। हाँ, ये तो होता है। तो ये जो अडेप्टेबिलिटी है, बदलते हालात में ढल जाना, यही सबसे जरूरी है। और ढलने के लिए सही जानकारी चाहिए होगी। एकदम सही। इसीलिए सुन त्जू जासूसों के उपयोग पर पूरा एक चैप्टर लिखते हैं। वो मानते थे कि सही वक्त पर मिली हुई एकदम सटीक जानकारी वो सबसे ताकतवर हथियार से भी ज्यादा कीमती है। आज के जमाने में इसे हम शायद मार्केट इंटेलिजेंस कहेंगे या कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल वही चीज है, बस नाम अलग है। तो ये सारी बातें, धोखा, योजना, दुश्मन की इच्छा शक्ति तोड़ना, लचीलापन, जानकारी, ये हजारों साल पुरानी बातें आज की दुनिया में मतलब कैसे काम आती हैं? अरे इनकी प्रासंगिकता तो कमाल की है। बिजनेस की दुनिया में तो ये सीधे सीधे लागू होती हैं। जैसे अपने कॉम्पिटिटर को समझना, मार्केट में कब घुसना है, कैसे घुसना है, ये जानना, अपने जो साधन है, रिसोर्सेज, उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें, ये सब सुन त्जू के सिद्धांत ही तो हैं एक तरह से। और क्या सिर्फ बिजनेस में ही, मतलब निजी जिंदगी में भी इसका कोई रोल है? क्यों नहीं, बिल्कुल है। पर्सनल लेवल पर देखें तो ये हमें फोकस रखना सिखाता है, अनुशासन में रहना सिखाता है और किसी भी मुश्किल हालात में ढल जाने की ताकत देता है। और लीडरशिप के लिए भी इसमें बड़े सबक हैं। डर दिखाकर लीड करना नहीं, बल्कि खुद एक मिसाल बनकर लीड करना। सही। तो ये कोई हिंसा या मारकाट की किताब नहीं है। ये असल में कम से कम नुकसान के साथ समझदारी से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की गाइड है। तो अगर हम इसे समेटें तो द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ युद्ध का एक मैनुअल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये रणनीतिक सोच, खुद को जानने और हालात को अपने हक में मोड़ने की एक कला है। सही कहा। और वो तैयारी वाली बात कितनी सही है।
विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, हाँ, जबकि हारे हुए योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीतने की कोशिश करते हैं। जीत तो पहले दिमाग में होती है। एक और बड़ी मजेदार बात है उसमें, जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखें और जब कमजोर हों तो मजबूत। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक दांव पेंच का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की बातचीत को रोकते हैं, लेकिन शायद एक सवाल के साथ। हाँ, जरूर। सोचिए जरा, अगर हम इन अप्रत्यक्ष रणनीतियों, इन साइकोलॉजिकल तरीकों को सच में समझ लें और इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो ये हमारे अपने काम करने के तरीके, हमारे रिश्तों या रोज की जो चुनौतियां आती हैं, उनको देखने का हमारा नजरिया कितना बदल सकता है।